स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पर जहां पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन की एनआईएसएम के, जो कि होता है सीरीज 5A। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, जो कि है रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, ये चैप्टर एक आपका मस्ट रीड चैप्टर होना चाहिए। और ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है, और आप जब उसे डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 को। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सारे वीडियो आप देख लीजिए एक बार, जो कि हमने बनाए हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर में। 10 चैप्टर हैं, 10-10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन बनाए हैं। और जब आप यहाँ पर देख रहे हो म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको भी हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं, और हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री स्टेट, ट्रू और फॉल्स। यानी क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कंप्लीटली रिस्क फ्री माना जा सकता है, हाँ या नहीं? तो बिल्कुल इसका आंसर है हाँ। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे कंप्लीटली रिस्क फ्री है? उसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि इसकी गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में मैं आपको एक स्लाइटली डिफरेंट टेक भी बताऊंगा कि क्यों ये कंप्लीटली रिस्क फ्री होते हैं। अभी के लिए आप याद रखिए, इसका आंसर है हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा? हाँ, कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अब आपको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक समझना पड़ेगा। उसका एक आपको मैं सिंपल से उदाहरण दे रहा हूं। जब कोरोना आया था, तब निफ्टी भी गिर रहे थे और ऑल स्टॉक्स भी गिर रहा था। तो क्या यहाँ पर आप एक स्टॉक खरीदो, चाहे 10 स्टॉक खरीदो, चाहे 50 स्टॉक खरीदो, आपके सारे स्टॉक गिरेंगे? अगर रिसेशन आ जाता है और भयंकर मार्केट में फॉल आता है, तो आप देखोगे सारे स्टॉक गिरेंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। कोरोना में तो ये हो गया था, गोल्ड भी गिर रहा था, क्रूड भी गिर रहा था, स्टॉक्स भी गिर रहे थे, एवरीथिंग वॉज फॉलिंग, कुछ नहीं बच रहा था। तो ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जिससे आप बच नहीं सकते। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जैसा अभी आपने रिसेंटली देखा अडानी का। अभी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में क्या हो गया था कि 10 में से 4 शेयर अडानी ग्रुप के हैं, और अब अगर वो चारों के चारों शेयर 25-50% पिट जाए, तो होगा कि आपका पोर्टफोलियो पिट जाएगा, और आप देखोगे कि निफ्टी बढ़ा हुआ है। तो इसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसको आप कैसे दूर कर सकते हो? डाइवर्सिफाई करके। जैसे अगर आपने 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया और मात्र 5% एक एक स्टॉक को एलोकेट किया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बड़ा हो जाता है। अगर कोई एक स्टॉक भी पिटता है, तो आपको उतना नुकसान नहीं होता जितना आपको होता अगर आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, which of the following types of analysis tracks price and volume data related trading in the security? तो इसका सीधा आंसर है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है। उसमें आपको इस तरीके से बताया जाता है, बस आप चार्ट देख लो आपके पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको आपको बहुत आराम से समझना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये आपके लिए नेविगेशन का काम करता है, ना कि आपको यहाँ से वहां ले जाने का काम करता है। हेल्प करता है, रिटर्न नहीं देता। लेकिन जब कभी आप देखते हो ना कि वो चार्ट्स वार्ट्स ओपन करके प्राइस और बाकी सब चीजों को देख रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी कभी इसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन अ स्कीम। एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, नैब थी 120, रिडीम करते टाइम 135, तो क्या मुझे रिटर्न आया? तो इसका रिटर्न है ऑप्शन नंबर सी 12.5%। करोगे कैसे?
120 में खरीदा था, 135 में बेचा, प्रॉफिट है 15 का। कंपेयर आप किससे करोगे? अगर 120 में प्रॉफिट आ रहा है 15 का, तो परसेंटेज टर्म में 100 में कितने का आएगा? तो आंसर होगा 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 120। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 12.5। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Which of the following is a measure of fluctuation in periodic returns in equity mutual funds? तो जब आप देखते हो कि एक साल 10% का रिटर्न है, अगले साल 15% का रिटर्न है, अगले साल 12 का है, फिर कभी -2% है, तो ये होता है वेरियंस के थ्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरियंस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो द क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल इंडिकेट्स क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क इन अ स्कीम। जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो आपको ये बताती है कि स्कीम में डिफॉल्ट क्या हो सकता है। तो किस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क नहीं होता नॉर्मली, क्रेडिट रिस्क नहीं होता नॉर्मली। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां पे क्रेडिट रिस्क नहीं है? तो उसका आंसर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब जीओआई की सिक्योरिटीज में रिस्क क्यों नहीं है? भाई गवर्नमेंट भी तो डिफॉल्ट कर सकती है, फेल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में ना एक मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है। उस मशीन के थ्रू वो क्या कर सकती है, आपकी किसी भी लॉस की भरपाई कर सकती है जो उसके कारण होगा। वो क्या है? करेंसी। करेंसी उनके पास है, वो करेंसी गरम गरम नोट प्रिंट करेंगे, आपको दे देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ओवर टाइम अ सिक्योरिटी दैट इज ट्रिपल ए कैन गेट अ डाउनग्रेड टू डबल ए। इस केस में होगा क्या? यील्ड एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, यील्ड बढ़ जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ डिक्लाइन इन इट्स मार्केट वैल्यू। अब बोल रहा है कि इफ अ स्कीम हैज 70% एलोकेशन फॉर इन अ 4 ईयर सिक्योरिटी, राइट, और उसके बाद में कह रहा है एक बैलेंस में है 30% इन 1 ईयर सिक्योरिटी, तो वेटेड एवरेज मेच्योरिटी विल बी 30, कितना है? 1 ईयर का है, तो वेटेड एवरेज हो जाएगा 3.1 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा 3.1। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 9। डैश मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द वैल्यू ऑफ अ डेट सिक्योरिटीज टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं और जो वैल्यू ऑफ आपकी डेट सिक्योरिटीज चेंज होती है, उसको कैलकुलेट करने वाली प्रोसेस को कहा जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी ये होगा आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में हम आते हैं। तो देखिए एक सीएपीएम मॉडल है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कहा जा रहा है कि डैश इज बेस्ड ऑन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच स्टेट्स दैट, जो कहता है दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक। तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि सिस्टमैटिक में क्या होगा? निफ्टी गिरेगा, स्टॉक्स भी गिरेंगे। नॉन सिस्टमैटिक में मैंने क्या कहा? निफ्टी कहीं पे भी जा सकता है, आपका स्टॉक गिर रहा हो सकता है। तो जब आप देखते हो कि एक स्टॉक निफ्टी के साथ कैसा चल रहा है, अगर उसके साथ साथ चल रहा है तो कहा जाता है बीटा 1 का है। जब कहा जाता है कि निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका बीटा 1 से ज्यादा का हो जाएगा। अगर वो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, तो वो निगेटिव भी हो सकता है। और कई बार एक ऐसा होता है कि स्टॉक का बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, तो वो बीटा 0.2 भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए इसको मेजर करने का एक कॉन्सेप्ट है बीटा। तो बीटा ऑफ अ स्टॉक आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी पहल, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस और आंसर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। अब मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपका काम स्टार्ट होता है और मैं आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 11 के साथ।